आरबीआई की नोटिफिकेशन इस टाइम एस्पिरेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि अब ये कंफर्म्ड है कि आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन 8 सितंबर को आने वाला है। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने आरबीआई के बारे में पहली बार सुना है या पहले सुना था लेकिन उतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब उसके बारे में और जानना चाहते हैं, क्योंकि वो शायद सोच रहे हैं ये कि इसमें टाइम इन्वेस्ट किया जाए, इसको दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो उसके लिए वो जानना चाहते हैं कि पैटर्न क्या है, एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल पे भी बात करेंगे, और थोड़ा बहुत मैं इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और वेबसाइट या ब्लॉग पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एक ऑफर चल रहा था 29 से 31 अगस्त। तो आज उसका लास्ट डेट है, आज 31 अगस्त है। इसमें हम 74% ऑफ दे रहे हैं सारे रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम के कोर्सेज पे। तो आरबीआई का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, इफ्स का, इरिडाई, नाबार्ड, इनका नोटिफिकेशन भी आने वाला है या आ सकता है, मैं ये बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप इनके कोर्सेज भी लेना चाहते हैं, सो यू कैन अवेल दिस ऑफर। द कोड इज August 74। सबसे पहले वैकेंसीज पे आते हैं। लोगों का आजकल ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में वैकेंसीज कितनी आती हैं या कितनी रहती हैं। देखिए, अगर हिस्टोरिकली बात करें तो आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में 2021, 22 और 23 में बहुत हेल्दी वैकेंसीज आई थी। देवर अराउंड 200 प्लस, बट दिस वाज आल्सो एन एबरेशन। मतलब ये नॉर्मली नहीं आती थी, नॉर्मली 120, 30, 150 ऐसे आती थी, बट इन 3 सालों में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट की गई। 2024 में आरबीआई ग्रेड बी की जो वैकेंसी थी वो सिर्फ 66 निकाली, और 2025 में भी ये वैकेंसीज इन्हीं लाइंस पे आने वाली हैं। 50 आ जाएंगी, 60 आ जाएंगी, 70 आ जाएंगी, इन्हीं लाइंस पे आएंगी। क्योंकि अब आरबीआई ने डिसाइड किया है, ये तो मैं आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी की बात कर रहा था, राइट। अभी आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो बी लेवल पे रिक्रूट कम लोग करेगी, क्योंकि सीट्स इसीलिए कम निकाल रहे हैं, और ज़्यादा रिक्रूटमेंट वो ग्रेड ए लेवल पे करेंगे। ठीक है, तो ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट आज तक कभी आया नहीं है, फर्स्ट टाइम होगा शायद इस फाइनेंशियल ईयर में कि ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है। तो ग्रेड ए प्लस ग्रेड बी शायद वही 200 प्लस सीट्स बन जाएं जो पहले आती रही हैं। इस साल अगर ग्रेड बी की बात करें तो सीट्स 50 to 70 के बीच में एक्सपेक्टेड है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, एज और क्वालिफिकेशन। अगर एज की बात करें, योर एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 21 एंड इट शुड बी लेस देन 30। अगर आप ऑलरेडी 30 के हो चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और मैं ये अनरिजर्व्ड के केस में बात कर रहा हूँ। अगर आप SC ST OBC हैं और PWBD हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, या फिर किसी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप एम्प्लॉय हैं, जैसे कि नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, आरबीआई हो गया, एनएचबी हो गया, सेबी हो गया, ठीक है, या आप किसी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस सेक्टर में जैसे कि LIC हो गया उसमें काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, तब आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 years, बट इक्वल टू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इन दिस सेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है, आपको 1 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 2 साल के एक्सपीरियंस पे 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, बट मैक्सिमम 3 साल का ही मिलेगा। तो अगर आपको 4 साल का भी एक्सपीरियंस है, जो मैक्सिमम रिलैक्सेशन आपको मिलेगा वो 3 साल का ही मिलेगा। और जो एक्सपीरियंस के बेस पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, उस एक्सपीरियंस में आपका प्रोबेशन वाला एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, प्रोबेशन के बाद वाला एक्सपीरियंस ही काउंट होगा। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस आपका ऑफिसर लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, आपका ऑफिसर लेवल पे होना चाहिए। अगर आपका क्लरिकल लेवल पे एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो क्वालिफिकेशन के टर्म्स बहुत ही सिंपल हैं। यू शुड बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, ड्राइंग हो, कोई भी, मतलब दुनिया का कोई भी फील्ड जो ग्रेजुएशन आप कर सकें जिसमें आप एलिजिबल हैं। अगर आपके 60% मार्क्स हैं
अनरिजर्व कैटेगरी में और SC ST PWBD में 50% मार्क्स हैं। ठीक है, ये तो ग्रेजुएशन हो गया। अब अगर आपने, ये जरूरी नहीं है और है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो उसमें थोड़ी सी लीनियंसी है कि 60% मार्क्स की जगह पे यहाँ पे अगर 55% मार्क्स भी होंगे तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, और SC ST PWBD को तो सिर्फ पास मार्क्स ही चाहिए। तो या तो ग्रेजुएशन में 60% हो, उसके बाद कुछ एडिशनल कंडीशन नहीं चाहिए, या फिर अगर ग्रेजुएशन में 60% नहीं है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, वहां पे 55% मार्क्स हो, और जो रिलैक्सेशन है वो SC ST PWBD का सेपरेट है ही। और जो ये मार्क्स हैं आपके, ये आपके एग्रीगेट ऑफ ऑल दी सेमेस्टर्स होने चाहिए। अगर एक सेमेस्टर में आपके कम मार्क्स भी हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते हैं कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? देखिए, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बहुत क्लियर है, आपको 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में या 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो अगर आप किसी चीज़ के फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तो आपको अपनी मार्क्स ही नहीं पता है कितनी है। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं इतनी तो आ ही जाएगी फ्यूचर में। आज की डेट में आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, पेपर हो जाने चाहिए, मार्कशीट मिल जानी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। क्या डिस्टेंस एजुकेशन से अगर मैंने ग्रेजुएशन की है वो एलिजिबल है, या पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो एलिजिबल है? बिल्कुल है। डिस्टेंस एजुकेशन से आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल मान्य होती है। तो ये एलिजिबिलिटी के बारे में हो गया। अगर हम पैटर्न के बारे में आए तो देखिए, थोड़ा सा हम पहले फेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम 4 फेजेस में होता है, रदर 3 फेजेस में होता है। फेज 1, फेज 2, तीसरा फेज हम इंटरव्यू भी बोल देते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू के बाद तो जो रिजल्ट आएगा आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब फेज 1 से कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, फेज 2 में जाते हैं, फिर फेज 2 से कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू जितने भी लोग देंगे उनमें से कुछ लोगों को फाइनली लेटर इशू होगा ऑफ ज्वाइनिंग। तो इस तरह से फेज बाय फेज ये एग्जाम चलता है। फेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है। फेज 1 के जो आपके मार्क्स हैं वो सिर्फ ये देखने के लिए डिसाइड होते हैं कि फेज 1 में से कौन लोग फेज 2 में जाएंगे। फेज 1 के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट यानी कि फाइनल सिलेक्शन में कंसिडर किए जाते हैं। अब अगर मैं थोड़ी सी कंपटीशन की बात करूं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि 100 सीट्स हैं, वैसे सीट 100 से कम ही आएंगी, और 1 लाख एस्पिरेंट्स, हम ये एज्यूम करके चलते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब फेज 1 में अगर 1 लाख एस्पिरेंट अप्लाई कर रहा है और सिर्फ 100 सीट्स हैं, तो फेज 2 में जनरली वो 15 टाइम्स एप्लीकेंट्स को सेलेक्ट करते हैं विजा विज नंबर ऑफ सीट्स। तो अगर मेरी सीट्स 100 हैं, मैं फेज 2 में अराउंड 1500 लोगों को कॉल दूंगा फेज 2 में अपीयर करने के लिए। मतलब 1500 लोग आउट ऑफ 1 लाख फेज 1 को क्वालिफाई करके फेज 2 में अपीयर होंगे। तो सक्सेस रेट यहीं पे 1.5% रह जाता है। मतलब 1 लाख में से सिर्फ 1500 लोग फेज 2 में जाएंगे। अब इन 1500 में से अराउंड 300, क्योंकि फॉर एवरी सीट अराउंड 3 पीपल आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, तो अगर मेरी 100 सीट्स थी तो 300 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो मतलब 1 लाख में से कुल मिला के 300 लोग ही ऐसे होंगे जो इंटरव्यू देंगे। सो सक्सेस रेट फॉर द इंटरव्यू इज अराउंड 0.3%। और अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो 100 सीट्स थी तो 100 ही लोग सेलेक्ट होंगे, तो सक्सेस रेट इज 0.1%। ये 0.1% भी मैं बोलूँगा ज़्यादा है, क्योंकि सीट्स 100 नहीं आने वाली हैं, सीट्स आपकी 50, 60, 70 आएंगी, तो वो 0.07% तक रह जाएगा, 0.1% से भी नीचे चला जाएगा। सो देखिए, पे बैक अच्छा है, आरबीआई एक रिनॉन्ड जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है, जॉब सिक्योरिटी है, फॉरेन एक्सपोजर है, आप बैंक्स में डायरेक्टर के लेवल तक भी पहुंच सकते हैं, या आरबीआई में ही सीजीएम लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो कंपटीशन बहुत है, इसीलिए सिलेक्शन रेशो भी कम है। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे मत जाइए। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर 80,000 भी हो गए या 70,000 भी हो गए, आपका सिलेक्शन कुछ चीज़ ही नहीं होने वाला है। सिलेक्शन का डर तो आपको उनसे होना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। जो अप्लाई कर रहे हैं उनसे नहीं। इस 1 लाख में से मुश्किल से 5,000 10,000 लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही सीरियसली टॉप प्रायोरिटी से एग्जाम को दे रहे हैं। आपको बस इतना सोचना है कि क्या मैं अच्छे से तैयारी कर उन 5,000 में आ सकता हूँ?
आ सकते हो तो इस एग्जाम के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। चलिए, तो ये थोड़ा सा हमने कंपटीशन के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं फेज वन के पैटर्न की। फेज वन में कुल मिला के एक ही पेपर आता है। सबसे अच्छी बात यह है, इस पेपर में 4 सेक्शंस आते हैं, जीए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। सारे क्वेश्चन एक नंबर के होते हैं। जीए में कुल मिला के 80 क्वेश्चन होते हैं। इस सेक्शन का हाईएस्ट वेटेज है। रीजनिंग में 60, ये सेकंड हाईएस्ट वेटेज है। और इंग्लिश और क्वांट में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो मार्क्स आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के। टाइम 2 घंटे का होता है, बट ये कॉम्पोजिट टाइम नहीं है, आपको सेक्शनल टाइम में डिवाइड करके मिलता है। सेक्शनल टाइम का मतलब है कि आपको एक सेक्शन करने के लिए कुछ टाइम अलॉटेड होगा, उसी टाइम में आप उस सेक्शन को कर सकते हैं। किसी और सेक्शन का टाइम इस सेक्शन में नहीं यूज कर पाएंगे, या इस सेक्शन का टाइम किसी और सेक्शन में नहीं यूज कर पाएंगे। तो रीजनिंग में 25 मिनट मिलते हैं, क्वांट में और इंग्लिश में भी 25-25 मिनट मिलते हैं। सॉरी, जीए में 25 मिनट मिलते हैं, मैं गलत बोल गया। रीजनिंग में आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। तो सब में 25-25 मिनट, एक्सेप्ट रीजनिंग जहां पे आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। तो बहुत क्लियर पैटर्न है। 200 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 होती है। और ये पेपर बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम से हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, पर हिंदी मीडियम वालों को ये तो शायद ज्ञान होगा ही कि इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। तो ये पैटर्न की बात हो गई। अब व्हाट इज द क्राइटेरिया टू क्लियर फेज वन? फेज वन को जो क्लियर करने का क्राइटेरिया, आपको 2 कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। एक आप यहाँ पे बॉटम पे देख रहे हैं, ये है ओवरऑल कट ऑफ। पिछले 7-8 साल की मैं ओवरऑल कट ऑफ दिखा रहा हूं कि ये टोटल मार्क्स आपके आने चाहिए 200 में से। ये मार्क्स आने से आपका एक क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया है सेक्शनल कट ऑफ। जो ये कॉलम्स में है, ये है सेक्शनल कट ऑफ। हर ईयर का ये है सेक्शनल कट ऑफ। तो हर सेक्शन में आपको ये मार्क्स चाहिए, हर सेक्शन में आपको ये मार्क्स चाहिए टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ इन द रिस्पेक्टिव सेक्शंस। तो 2 चीजें हमें क्लियर करनी है, सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ। और जो ये ओवरऑल कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ है, आप देखेंगे कि ये फिक्स नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है कि इतनी ही जाएगी। ये हर साल चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा कट ऑफ्स के बारे में आगे समझाऊंगा। ठीक है, बट ये 2 फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं कि आपको मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका सेक्शन कोई बहुत खराब है तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, आपको उसमें सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करनी ही पड़ेगी। और दूसरा, ओवरऑल कट ऑफ के लिए आपको अच्छा करना पड़ेगा ताकि आप ओवरऑल जो स्कोर है उस कट ऑफ से पार ले जाएं। तो ये है हमारा क्राइटेरिया फेज वन क्लियर करने का। अब बात आती है कि हमारी सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ जाती कितनी है। तो देखिए, ओवरऑल कट ऑफ अगर आप देखेंगे कि हाल फिलहाल में पिछले 3-4 साल में देखेंगे, ये 66, 63, 54, 67, तो ओवरऑल कट ऑफ 200 में से अराउंड 55-65 के बीच में या उसके अराउंड जा रही है। तो यही ट्रेंड बन रहा है पिछले काफ़ी सालों से, और इसका रीज़न यही है कि पेपर टफ आ रहा है। पहले कट ऑफ काफ़ी हाई जाती थी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी आते थे। ठीक है, तो कट ऑफ अभी कम जा रहा है क्योंकि पेपर हमारा टफ आ रहा है। सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो आरबीआई के पेपर में एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि सेक्शनल कट ऑफ हर साल एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड की कर ली जाती है। जैसे कि 2023 में अगर मैं बात करूं तो सारे सेक्शंस का जो सेक्शनल कट ऑफ था वो 15% था ऑफ द ओवरऑल मार्क्स। तो ओवरऑल मार्क्स इसमें कितने थे? 80 का 15% कितना हुआ? 12। यहाँ पे 30 ओवरऑल मार्क्स थे, 30 का 15% कितना हुआ? 4.5। यहाँ पे 30 मार्क्स थे, 30 का 15% कितना हुआ? 4.5। तो सारे सेक्शंस में जो सेक्शनल कट ऑफ थी दैट वाज 15% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स। बट ये 15% होगा या 20% होगा या 25% होगा, ये फिक्स नहीं है। 2024 में ये 25% हो गया क्योंकि सीट्स कम थी और पेपर, तो मैं ये नहीं बोलूंगा आसान था, सीट्स कम थी इसलिए सेक्शनल कट ऑफ बढ़ गया। तो यहाँ पे 80 का 25% 20 हो गया, 30 का 25% 7.5 हो गया। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है या सेम वैल्यू रहती है, कांस्टेंट गलत वर्ड होगा, सेम वैल्यू रहती है
अक्रॉस ऑल दी सेक्शंस, बट वो जो सेम वैल्यू है दैट चेंजेस अक्रॉस द ईयर्स। एक ईयर में अगर एक नंबर है तो सारे सेक्शंस के लिए वही नंबर वो लेते हैं। ठीक है, 15% है तो सारे सेक्शंस के लिए 15% है, 25% है तो सारे सेक्शंस के लिए 25% है। तो ये जो सेक्शनल कट ऑफ है, ये आप सोच सकते हैं कि अगर सीट्स 50-60 की रेंज में आती हैं तो ये 30% तक भी जा सकती है, विच मीन्स क्वांट में आपका सेक्शनल कट ऑफ 9 जा सकता है, रीजनिंग में आपका सेक्शनल कट ऑफ 18 जा सकता है। तो हमें जो सेक्शंस टफ हैं, जनरली लोगों को क्वांट रीजनिंग ही टफ लगते हैं, तो इन सेक्शंस को हमें और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हमारा सेक्शनल कट ऑफ ना रह जाए। अब इस फेज 1 वेरी टफ टू क्लियर, काफी लोग बोलते हैं सर फेज 1 को क्रैक करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। देखिए फेज 1 टफ तो है, ऑब्वियसली कंपटीशन ज्यादा है, जैसा मैंने बताया 1-1.5% लोग ही फेज 1 क्वालिफाई करके फेज 2 पहुंचते हैं। बट इसका एक अलग नजरिया भी है। देखिए मैं तो ये मानता हूं कि आप भूल जाइए कितने लोग दे रहे हैं या क्या कट ऑफ जा रही है, योर कंपटीशन इज यू। आप अगर थोड़ा सा एनालाइज करें कि ठीक है पेपर टफ आ रहा है, बट साथ में ये भी तो देखिए कि कट ऑफ कितना लो जा रहा है। मतलब 67 मार्क्स, दिस इज आउट ऑफ 200, दिस इज 33%, अप्रोक्सीमेटली 33%। सो स्कोरिंग 33%, आई नो इट कैन बी टफ, बट स्टिल अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ाई नहीं रिवीजन भी करें, प्रैक्टिस भी करें, आई थिंक having a target of 33% is something that you can meet. So if you think that your only competition is you, जो कि अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो कि अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, एंड यू गेट द थिंग्स राइट, आई थिंक यू विल फाइंड इट लिटिल इजियर टू क्रैक दिस अदर देन बीइंग अंडर एन इम्प्रेशन कि नहीं नहीं टफ है, मेरे से तो नहीं होगा, ये है, वो सारे एक्सक्यूजेस हैं। चलिए अब हम फेज 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। फेज 2 का जो पैटर्न है, फेज 2 के पैटर्न में हमारे पास 3 पेपर्स आते हैं। पेपर 1 है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिसको हम ईएसआई भी बोलते हैं, इसको निकनेम दिया गया है। पेपर 2 है हमारा इंग्लिश, ठीक है, और पेपर 3 है हमारा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जिसको एफएम का भी निकनेम दिया गया है। तो हमारे 3 पेपर हैं और तीनों पेपर हमारे 100 मार्क्स के हैं, तीनों पेपर हमारे 100 मार्क्स के हैं। तो हमारा जो टोटल फेज 2 है वो हमारा 300 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है जी। अब अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, जो इसका 100 मार्क्स का पेपर है वो 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। इसी तरह जो पेपर 3 है एफएम, वो 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव, मतलब 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। लेकिन जो पेपर 2 है, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं, जिसको निकनेम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी दिया गया है, वो 100% डिस्क्रिप्टिव है, 100% डिस्क्रिप्टिव है। इसमें कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा, तो सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे और ये टोटल आपको 100 मार्क्स का सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलता है। तो ये इसका पैटर्न है। अगर मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूं, ठीक है, तो पेपर 1 ईएसआई है हमारा, जो उसमें 50% ऑब्जेक्टिव 50% डिस्क्रिप्टिव हमने डिस्कस किया, तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 50-50 मार्क्स के आएंगे। अब उसमें टाइम कितना मिलेगा और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो जो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें 30 मिनट्स मिलेंगे, 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, मतलब 10 मार्क के 1 मार्क का क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे, मतलब 40 मार्क्स के ये हो गए, 40 + 10 50, मतलब मेरा 50 मार्क्स का पेपर ये हो गया। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है 50 मार्क्स का, उसके लिए मुझे 90 मिनट्स मिलेंगे। एक्चुअली मुझे 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मुझे 4 क्वेश्चन करने होते हैं। 2 क्वेश्चन मेरे 10 मार्क के होंगे और 2 क्वेश्चन मेरे 15 मार्क के होंगे, तो ये टोटल मेरा 50 मार्क्स बन जाता है। सिमिलर पैटर्न फाइनेंस एंड मैनेजमेंट को देखने को मिलेगा, जहां पे ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन 1 मार्कर और 20 क्वेश्चंस 2 मार्कर, और अब डिस्क्रिप्टिव में भी 6 क्वेश्चंस आते हैं, 4 करने होते हैं, 2 ऑफ 10 मार्क्स एंड 2 ऑफ 15 मार्क्स। तो ईएसआई और एफएम का सिमिलर पैटर्न है। इंग्लिश में बात करें तो 90 मिनट्स में मुझे 3 क्वेश्चन आएंगे। वो 3 क्वेश्चन, एक तो ऐसे राइटिंग आता है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और एक प्रेसी राइटिंग आता है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस का टोटल मिला के 100 मार्क्स का पेपर मुझे आता है। तो पैटर्न ऑफ फेज 2 हमारा ये है। और काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैं नॉन इकोनॉमिक्स नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, क्या मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ? कर सकते हो या नहीं, वो आपके साइकी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप अगर सोचोगे नहीं कर सकता तो नहीं कर पाओगे, सोचोगे तो
कर लोगे। स्टैट्स बताते हैं कि मतलब हर साल इतने इंजीनियर्स क्लियर करते हैं एग्जाम जिनका इकोनॉमिक्स और फाइनेंस बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। आर्किटेक्ट बैकग्राउंड से लोगों ने पेपर क्लियर किया है, फार्मा बैकग्राउंड से लोगों ने पेपर क्लियर किया है, तो लोग करते हैं। हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपको स्क्रैच से मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं जो हमने बात की, क्या वो पेन एंड पेपर पे होते हैं? नहीं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको समझना होगा। जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको ऑनलाइन कीबोर्ड पे टाइप करने होते हैं, तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी नहीं, बट एक डिसेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कभी कंप्यूटर पे काम ही नहीं किया, कीबोर्ड पे काम ही नहीं किया है। ठीक है। फेज 1 के मार्क्स के फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर होते हैं। मैंने पहले ही बताया था ये कंसीडर नहीं होते हैं, सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स कंसीडर होते हैं। अभी थोड़ी इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। फेज 2 का वेटेज 300 मार्क्स था, इंटरव्यू का वेटेज 75 मार्क्स रहता है, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरे टोटल 375 मार्क्स होते हैं जिसमें से सिलेक्शन किया जाता है। अब आरबीआई में जो इंटरव्यू का वेटेज है वो अच्छा खासा है। 375 में से 75 मार्क्स का इंटरव्यू वेटेज है, विच इज़ 20%, विच इज़ वेरी गुड यार, वेरी हाई। मतलब यूपीएससी में भी 15% रहता है। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे इंटरव्यू को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। इंटरव्यू के नाम पे ऐसा नहीं है कि मिनिमम 40 मार्क्स तो सबको दे दो। इंटरव्यू अगर अच्छा नहीं हुआ है, उनको कुछ आप में चीज़ें खराब लगी हैं, तो इवन वो आपको 10 मार्क भी दे देते हैं, 5 मार्क भी दे देते हैं। तो इंटरव्यू मार्क्स की जो रेंज है वो बहुत वेरी करती है, तो इसको हमें केयरफुली प्रिपेयर करना है, कैजुअली नहीं लेना है। बाकी इंटरव्यू आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। काफ़ी लोग जो हिंदी मीडियम से हैं वो डरते हैं कि इंग्लिश में वो इंटरव्यू कैसे देंगे, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में इंटरव्यू होता है और बहुत सारे लोगों ने हिंदी में इंटरव्यू देके ही इस जॉब को, इस एग्ज़ाम को क्लियर भी किया है। अगर मैं फेज 2 और इंटरव्यू की कट ऑफ्स की बात करूं तो देखिए, ये जो ऊपर वाले कॉलम में हैं ये कट ऑफ्स हैं जिनके बेसिस पे आपका फेज 2 क्लियर हुआ था और कॉल आई थी। तो अराउंड 170 का फिगर ले लीजिए, विच इज आउट ऑफ 300। ठीक है, आपके 3 पेपर्स होते हैं, 300 में से अगर 170 नंबर आते हैं तो आपको एक तरह से इंटरव्यू कॉल आ रही है, अगर आप पुराना डेटा देखें। और फाइनल सिलेक्शन जो कि 375 में से है, उसके लिए आप देखिए कि आउट ऑफ 375 मोटा मोटा अगर आपके 230-35 के आसपास आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने बोला कि 170 के करीब आपको इंटरव्यू कॉल आ जाता है, बट आपने 170 का टारगेट नहीं रखना है। सपोज आपने 170 का टारगेट रख लिया और आपके 175 नंबर भी आ गए, आपको इंटरव्यू कॉल आ गया, लेकिन टोटल आपको 226 या 230 लेने हैं, मतलब इंटरव्यू में अब आपको 50 से ऊपर नंबर लेने हैं। अब रिस्की हो जाएगा, इंटरव्यू में 75 में से 50 नंबर लेने रिस्की हो जाएंगे। तो हमेशा जो 170 का मैं टारगेट बता रहा हूँ उसको 170 ना रखकर 190-200 रखिए, ताकि उसके बाद इंटरव्यू में अगर 30-35 नंबर भी आए तो आप एग्जाम को क्लियर कर पाएं, सिर्फ इंटरव्यू में कम मार्क्स आने की वजह से आपका सिलेक्शन ना रह जाए। चलिए, तो हमने पैटर्न के बारे में बात कर लिया, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लिया, वैकेंसीज के बारे में बात कर लिया। अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करते हैं, साथ साथ एलिजिबिलिटी के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम फेज़ 1 के सिलेबस से शुरू करते हैं। फेज़ 1 का अगर सिलेबस देखें तो नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन नहीं है। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, मैं कहाँ से लाया हूँ? ये टॉपिक्स हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया है, उसके बेस पर हमने ये लिस्ट निकाली है। तो ये कुछ टॉपिक्स आप देख सकते हैं जो आरबीआई के एग्जाम में पिछले 5-7 साल में पूछे गए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस में है। मैं एक एक टॉपिक को नहीं पढ़ूंगा, आप वीडियो को पॉज कर कर इनको नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस एसएससी वगैरह से काफ़ी अलग है, तो वो टॉपिक्स आरबीआई ग्रेड बी में काफ़ी टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में ये वाले टॉपिक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं, जो पूछे जाते हैं। अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर एनालाइज किए गए हैं। इन टॉपिक्स को आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और अच्छे से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में देखिए, ग्रामर की एक स्किल है जो आपको आनी चाहिए, जिसमें टेंसेस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, बट इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं एरर स्पॉटिंग पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे, क्लोज टेस्ट पे, रीअरेंजमेंट पे, बट ये सारे क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे अगर आपकी ग्रामर स्किल्स अच्छी हैं।
फिर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पे क्वेश्चंस आते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज या फिर पैराजम्बल्स की फॉर्म में आते हैं, या वोकैबुलरी पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स की फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में ये स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चंस को कर पाए। जर्नल अवेयरनेस की बात करें तो सबसे पहले जो जर्नल अवेयरनेस आरबीआई ग्रेड बी में पूछी जाती है, क्या वो बैंकिंग एग्जाम्स जैसी है? बिल्कुल नहीं है, बैंकिंग एग्जाम से बिल्कुल अलग है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैंकिंग एग्जाम्स के करंट अफेयर्स पढ़कर आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम भी क्रैक कर लेंगे, गलत है। क्या वो यूपीएससी जैसे होते हैं? नहीं, यहाँ पे भी गलत है, क्योंकि यूपीएससी में हम करंट अफेयर्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पे बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स की अगर मैं मेन चीजें देखूं जो आपके एग्जाम में आती हैं, सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे आरबीआई नोटिफिकेशंस को दिया जाता है, जिसको मैं प्रायोरिटी 1 एरिया बोलता हूँ। साथ में फाइनेंस करंट अफेयर्स को भी प्रायोरिटी 1 एरिया बोलूंगा। इनका टोटल वेटेज अराउंड 30 है आउट ऑफ 80, सो दिस इज अ वेरी हेल्दी वेटेज। दिस शैल बी द एरिया वेयर यू शैल बी फोकसिंग ऑन। सेकंड इज रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स पे हाल ही आरबीआई ने काफी ज्यादा फोकस किया है, तो सेकंड मेरा जो एरिया रहेगा वो रिपोर्ट्स रहेगा। थर्ड एरिया मेरा रहेगा गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मनरेगा, ऐसी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ईएसआई करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि इनसे क्या मतलब है, क्योंकि शायद ये टर्म्स अभी आपको समझ नहीं आ रही होंगी। और ये वाला आपका जो जीए है ये प्रायोरिटी 4 है, ठीक है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। तो इन सारे एरियाज को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। बट एक चीज जो आपको समझनी है, क्योंकि आप कितने महीने के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वो भी डिसाइड करेगा कि आपका करंट अफेयर्स का सिलेबस क्या रहेगा। मेंटर्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप 9 महीने, 10 महीने, 1 साल तक के करंट अफेयर्स पढ़िए, बट वो फिजिबल ही नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए। मेरे हिसाब से जो हमारा एनालिसिस है कि 5 महीने के करंट अफेयर्स इज गुड एनफ, क्योंकि एग्जाम में अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 साल में 85% of the questions that are coming in the exam are from the immediately preceding 5 months before the exam. तो बाकी 15% उनसे पुराने मंथ से आएंगे, बट वो मेरा टारगेट नहीं होनी चाहिए। आई शुड बी मोर वरीड अबाउट वैल्यू फॉर माई एफर्ट विच आई शुड बी गेटिंग बाई रीडिंग 5 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स वास्ट हैं, कुछ लोग 5 महीने के भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं बोलूँगा 3 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए जनाब। उसमें भी जो स्ट्राइक रेट है वो अराउंड 65% रहता है, तो ये भी आपको सफिशिएंट हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपका लक भी कैसा है। तो आगे जाके अब देखते हैं। देखिए स्कीम्स आपके एग्जाम में कैसे आती हैं। सबसे पहले तो जो स्कीम्स आपके एग्जाम में आएंगी वो आपके सिलेबस से रिलेटेड आएंगी, ठीक है। जैसे आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं विमेन एम्पावरमेंट या फिर जेंडर इश्यूज, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आ सकता है, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपका टॉपिक है, मनरेगा आ सकता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप आ सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन आपके फाइनेंस के सिलेबस में है तो पीएम जनधन योजना आ सकता है। इंडियन एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में है तो पीएम किसान आ सकता है। तो बेसिकली जो स्कीम्स आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं वो एग्जाम में आ सकती हैं। और स्कीम्स जो पीआईबी में है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, जो भी स्कीम न्यूज़ में है, न्यू लॉन्च हुई है, अपडेट हुई है, कंट्रोवर्सी में है, मतलब आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई स्कीम है और पीआईबी में उसकी चर्चा हो रही है फॉर वॉट एवर रीज़न, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। रिपोर्ट्स की बात करूँ तो 8 स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं जो आपको हमेशा करनी है। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट बाय आरबीआई, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट अगेन बाय आरबीआई, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर बाय आरबीआई। तो ये 3, 4, 5, 6 चारों रिपोर्ट्स आरबीआई की हैं। देन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाय आईएमएफ, ये 7th और 8th रिपोर्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं, स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा कोई भी रिपोर्ट जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जैसे अगेन आपके सिलेबस में टॉपिक है एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट रिलीज होती है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन
विद इन दी 5 to 6 months बिफोर द एग्जाम। ऐसा नहीं कि कभी भी पास में 2 साल पहले रिलीज हुई है तो वो पूछी जाएगी, विद इन दी 5 to 6 months बिफोर द एग्जाम। ठीक है, पॉवर्टी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है वो पूछी जाती है तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कोई रिपोर्ट पूछी जाती है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी रिपोर्ट जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है और एग्जाम के विद इन 5 months रिलीज होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपके इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं। मतलब अगर मैं पॉवर्टी को ही ले लूँ तो पॉवर्टी से भी बहुत सारी रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन मुझे कुछ सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन की ही रिपोर्ट्स पढ़नी है जो ब्रांडेड या स्टेचर वाली ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएलओ, ओईसीडी, नीति आयोग, आरबीआई, सेबी। तो जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वर्ल्ड लेवल पे जो फेमस हैं या इंडिया की नेशनल फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हीं की रिपोर्ट्स हमें पढ़नी है, रैंडम रिपोर्ट्स हमें नहीं पढ़नी है। फिर आरबीआई नोटिफिकेशंस पे आ जाते हैं। तो आरबीआई की वेबसाइट पे जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं जो एग्जाम से 5 महीने पहले रिलीज हुई हैं वो आपको पढ़नी है। फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, टेक्निकली उनमें ज़्यादा नहीं घुसना है। फाइनेंस करंट अफेयर्स मींस जो आपके नॉर्मल फाइनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग आपके सिलेबस में है, स्टॉक मार्केट है, रिस्क मैनेजमेंट है। तो जो भी फाइनेंस के सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में आते हैं या अ, कहीं भी आते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट फाइनेंस करंट अफेयर में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जितने भी हमारे रेगुलेटर्स हैं, जैसे आरबीआई खुद एक रेगुलेटर है, आरबीआई के अलावा जितने भी रेगुलेटर्स हैं जैसे सेबी, इरडाई, पीएफआरडीए, इनसे रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हैं जो पिछले 5 मंथ में रिलीज हुई हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ईएसआई करंट अफेयर्स में आपके जो ईएसआई के टॉपिक्स हैं जैसे कि रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इनसे रिलेटेड जो करंट चीज़ें न्यूज़ में हैं एग्ज़ाम से 5-6 महीने पहले, वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नॉर्मल करंट अफेयर्स आ जाते हैं जिसको मैं बोलता हूँ कि ये नॉर्मल, मैं इसको इसलिए बोलता हूँ कि ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी चीज़ है जो हर एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़नी होती है। तो उसमें नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ में एमओयूज़, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस आ जाएंगी, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ आ जाएंगी, इंपॉर्टेंट डेज इन न्यूज़ आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़ आ जाएगा, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स या उससे रिलेटेड न्यूज़ आ जाएंगी, साइंस, टेक एंड स्पेस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एनवायरनमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स। तो एक तरह के ये कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, तो ये आपके 15 से 18 मार्क्स के पेपर में आ सकते हैं। और जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसमें बेसिकली जो आपका फेज़ 2 का सिलेबस है, फेज़ 2 में हम फाइनेंस पढ़ते हैं, ईएसआई पढ़ते हैं। जो आपका फेज़ 2 का सिलेबस है उसमें जो बेसिक्स हैं उन टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चंस निकालकर फेज़ 1 में पूछे जाते हैं। हम उनको स्टैटिक बोलते हैं क्योंकि वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड नहीं है, वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो हमारे फेज़ 2 के सिलेबस से मैच करते हैं। तो ये हो गया हमारा जीए का 80 नंबर का ब्रेकअप और उसके डिटेल्स के क्या क्या पढ़ना है और उसमें अंदर क्या क्या चीज़ों पे हमें फोकस करना है। ठीक है, बाकी ये कुछ सोर्सेज हैं क्योंकि काफ़ी लोग खुद सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, तो मैं कुछ सोर्सेज बता देता हूँ जहाँ से मतलब हमने देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्कीम्स में आपको बता ही चुका हूँ, पीआईबी से पूछे जाते हैं। आरबीआई नोटिफिकेशंस आरबीआई वेबसाइट से पूछा जाएगा। थर्ड सोर्स है लाइव मिंट न्यूज़पेपर जो आपको फाइनेंस करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है। और चौथा जो आपका सोर्स है वो है हिंदू न्यूज़पेपर जो आपको पीआईबी ईएसआई करंट अफेयर्स और रिपोर्ट्स के लिए पढ़ना है। तो ये 4 सोर्सेज हैं जो आप पढ़ सकते हैं अपने करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, जहाँ से हाई स्ट्राइक रेट एग्जाम में देखा गया है। तो हम फेज़ 2 के सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने फेज़ 1 का डिस्कस किया, अभी तक हम ये सारा फेज़ 1 का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। अब हम फेज़ 2 के सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फेज़ 2 का सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन साथ में ये भी समझना होगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो सिलेबस होता है वो हमेशा इंडिकेटिव होता है। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने एक वर्ड नहीं लिखा है तो उसमें से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। उन्होंने आपको आइडिया दिया है कि सिलेबस अराउंड ये है या फिर 80% ये है, बट 20%
कुछ इससे रिलेटेड भी आ सकता है। तो सिलेबस इंडिकेटिव होता है, एग्जॉस्टिव नहीं होता, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो ये चीज़ अगर आप समझेंगे तब आप थोड़ा सा एक ओपन माइंड से चीज़ों को समझ पाएंगे कि ये सिलेबस के बाहर भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और जो करंट अफेयर्स का सिलेबस मैंने अभी आपको बताया फेज़ 1 के लिए, अगर आप वो पढ़ लेंगे तो फेज़ 2 के लिए भी करंट अफेयर्स का सिलेबस सेम है, बिल्कुल सेम है, आपको कुछ भी अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वहाँ पे हम 5 महीने का पढ़ते हैं, तो फेज़ 2 के लिए मैं नॉर्मली 6 महीने का रिकमेंड करता हूँ। तो फेज़ 2 में हम एफएम, ईएसआई और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तीनों के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले एफएम के बारे में डिस्कस करते हैं। एफएम हमारा एग्जाम में एक्चुअली सब पेपर एक है, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट विच इज मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। दोनों अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 100 मार्क्स को डिवाइड करूं तो 50-50 मार्क्स के आते हैं। अगर मैं मैनेजमेंट से डिसाइड करूं तो ये एक ऑफिशियल सिलेबस है जो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो मैंने येलो में उन चीज़ों को हाईलाइट किया है जो सेपरेट टॉपिक्स हैं, ठीक है, आगे उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अलग करें तो ये हमारे मेन टॉपिक्स बनते हैं: मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, जर्नल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड परसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड रीइंफोर्समेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स। तो मोटा मोटा ये 10-12 टॉपिक्स बनते हैं जो हमें एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। अब आप इस सिलेबस को, जैसा मैंने पहले बताया, ये मत मान लीजिए कि बस एक एक वर्ड इसका देखना है, बस वही पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कंटेंट थ्योरीज लिखा है और कंटेंट थ्योरीज के अंदर कुछ नाम लिखे हैं: मैस्लो, एल्डरफर, मैक्लेलैंड, हर्सबर्ग। तो क्या बस ये 4 थ्योरीज जो लिखी हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा? इनके बाहर अगर कोई कंटेंट थ्योरी या क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गलत है। यही चीज मैं समझा रहा था कि क्वेश्चन इसके बाहर जो थ्योरीज हैं उनमें से भी आ सकता है। हालांकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमें इसी को देनी है, बट इसके बाहर भी अगर कंटेंट थ्योरीज हैं और मेरे पास टाइम है तो मुझे पढ़नी चाहिए, क्योंकि सिलेबस इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब फाइनेंस के सिलेबस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस में देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि मैनेजमेंट का जो अभी हमने डिस्कस किया वो टोटल स्टैटिक है, उसमें कोई भी करंट अफेयर्स नहीं आते हैं। फाइनेंस के पेपर में आपके स्टैटिक भी आएगा, करंट भी आएगा। 50% स्टैटिक आएगा, 50% करंट आएगा, क्योंकि फाइनेंस आता ही 50 नंबर का है, क्योंकि बाकी 50 नंबर का तो मैनेजमेंट आ रहा है। तो इस 50 में से अगर हम देखें, अराउंड 25 मार्क का करंट आएगा और 25 मार्क का स्टैटिक आएगा। और अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में डिवाइड करूं, क्योंकि आपके पेपर में 50% ऑब्जेक्टिव आता है, 50% डिस्क्रिप्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव अराउंड 25 मार्क का आएगा, डिस्क्रिप्टिव भी 25 मार्क का आएगा। इसमें अगेन स्टैटिक और करंट का अराउंड इक्वल वेटेज हो जाएगा, 12-13 या 13-12, और इसमें भी स्टैटिक और करंट का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ब्रेकअप रहता है। ठीक है, अब हम इस ब्रेकअप को आगे डिस्कस करते हैं सिलेबस की टर्म में। सबसे पहले मैं स्टैटिक का सिलेबस डिस्कस करता हूं, जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको पढ़ना रहेगा। तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में जो सिलेबस गिवन है उसको 3 हेड्स में डिवाइड किया गया है: फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स और जनरल टॉपिक्स। फाइनेंशियल सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं। जैसे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक्स होंगे, रेगुलेटर्स होंगे, उनका क्या फंक्शंस हैं, कौन कौन से रेगुलेटर्स हैं, ये सारा कुछ हम फाइनेंशियल सिस्टम में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर फाइनेंशियल मार्केट्स में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन से मार्केट्स हैं जहां से कैपिटल रेस किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू कैपिटल रेस किया जाता है। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स 2 टाइप के मार्केट हैं। फिर इक्विटी, मनी मार्केट्स, बॉन्ड्स, ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू पैसा रेस किया जाता है। फिर कुछ जनरल टॉपिक्स हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट हो गया, जो किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर वो फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहा है, तो एज अ आरबीआई ऑफिसर आपको भी ये पता होना चाहिए। डेरिवेटिव्स हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, बजट हो गया। अकाउंटिंग के भी बेसिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं: बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस। तो
जो एक चीज़ आपको समझनी है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, मैं इसको कैसे करूँगा? तो एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जो ये आपका सिलेबस है, इसमें कोर फाइनेंस ना सिर्फ यही वाला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 8, जिसमें आपको अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा ये सीए और एमबीएज या सीएफएस को जो पढ़ाया जाता है, उससे बिल्कुल अलग है। बहुत ही जेनरिक फाइनेंस है, एग्जाम में न्यूमेरिकल आते नहीं हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टफ नहीं है, देखने में टफ लगता है, सोचने में टफ लगता है, बट बहुत ज़्यादा डुएबल है। और आप इसको किसी भी फाइनेंस की स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया, ये फाइनेंस के स्टैंडर्ड टॉपिक्स नहीं है, कोर टॉपिक्स नहीं है। फाइनेंस की किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको ये नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंस में जो करंट अफेयर्स में चीज़ें आती हैं वो क्या पूछी जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो जो अदर रेगुलेटर्स हैं या आरबीआई जो रेगुलेटर है, उनके जो नोटिफिकेशंस हैं या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो न्यूज़ है, तो आरबीआई नोटिफिकेशन, सेबी नोटिफिकेशंस या फिर पीएफआरडीए भी हमारी रेगुलेटरी बॉडी है पेंशन सेक्टर की, आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर की है, इनकी जो रेगुलेशंस हैं वो पूछी जाती हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की न्यूज़ पूछी जाती है। करंट अफेयर्स में जो टॉप प्रायोरिटी है ना, टॉप प्रायोरिटी वो ये है। उसके बाद प्रायोरिटी 2 है ये रिपोर्ट्स। इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये वही रिपोर्ट्स हैं जो मैंने आपको फेज 1 में बताई थी। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई, एनुअल रिपोर्ट बाय आरबीआई, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट बाय आरबीआई, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर बाय आरबीआई। ठीक है। और कभी कभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कुछ स्कीम्स हैं, जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, वो भी पूछ लेते हैं। बहुत रेयर है, ये प्रायोरिटी 3 है। प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 पे फोकस करो। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है फाइनेंस का, उसके लिए कहाँ से क्या पढ़ना है? देखिए, उसके लिए एडिटोरियल्स पढ़ने हैं लाइव मिंट न्यूज़पेपर में, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक टाइम्स में से आया था ये, वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है? ये इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल से क्वेश्चन आया था। तो एडिटोरियल्स पढ़िए इकोनॉमिक टाइम्स और लाइव मिंट में। और जो रिपोर्ट्स मैंने अभी आपको बताई फेज 2 के लिए, यहाँ पे यही रिपोर्ट्स डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेम रिपोर्ट्स, वही 6 रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं। इनमें से भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये यूनियन बजट पे क्वेश्चन आया था 2024 में, 5 की इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस्ड इन यूनियन बजट। तो ये मैंने यूनियन बजट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा होता तो आप ये क्वेश्चन कर लेते। तो हमें एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, रिपोर्ट्स पढ़नी है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए। ठीक है जी। अब आते हैं हम ईएसआई पे। ईएसआई, अब ईएसआई 100 मार्क्स का जो पेपर है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट पूरा स्टैटिक था, फाइनेंस 50% स्टैटिक था, 50% करंट था। ईएसआई का पेपर ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है। 100 में से 75 मार्क्स करंट आएगा, स्टैटिक का वेटेज बहुत कम है। तो काफ़ी लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं होते ना, मैं उनको यही बोलता हूँ कि इकोनॉमिक्स इतनी समझनी ज़रूरी नहीं है जितने कि करंट अफेयर्स रट्टा मारने ज़रूरी हैं इसके लिए। तो 100 में से 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। ठीक है जी। तो इसमें से अगर मैं ऑब्जेक्टिव पेपर को देखूं, स्टैटिक पेपर का वेटेज बहुत कम है, 5 मार्क्स है। करंट जो हमारा है वो 45 मार्क्स का आता है। तो करंट अफेयर्स जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा आता है। इनफैक्ट स्टैटिक अब 0 ही हो गया, पूरा का पूरा करंट आ रहा है। डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो उसमें एक दो स्टैटिक क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन यहां भी करंट का ज़्यादा वेटेज है। ठीक है। अब अगर मैं इसका सिलेबस देखूं, ये जो मेरा स्टैटिक पार्ट है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के लिए, उसके लिए सिलेबस को 4 पार्ट में बांटा गया है: ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन और सोशल इश्यूज। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बेसिकली हम यही पढ़ते हैं, हमारी जीडीपी, जीएनपी, इन चीज़ों की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, पॉवर्टी कैसे एलिविएट की जा सकती है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी में हम इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी जो हमारी बनी थी उसमें क्या चेंजेस हुए, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे चलती है, फिस्कल पॉलिसी कैसे चलती है, इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट के क्या रिकमेंडेशंस रहे हैं रिसेंट में। तो ये सारी चीज़ें हम जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, पॉलिसीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि इंडियन इकोनॉमी बाकी वर्ल्ड से कैसे रिलेटेड है, क्या इम्पैक्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं हम इसमें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि हम कैसे अपने जो साथी देश हैं उनसे हम कैसे
बना के रख सकते हैं। फिर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर कुछ सोशल इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि जेंडर इश्यूज, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन। तो ये ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में जो स्टैटिक पोर्शन का सिलेबस है ये रहता है। इसमें जो लास्ट यूनिट है वो सोशल इश्यूज का है, जो पहले 3 यूनिट हैं ये हमारे इकोनॉमिक्स के ऊपर है। करंट वाला जो पोर्शन आता है हमारा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, उसके लिए 2 चीज़ें आपको करनी है, गवर्नमेंट स्कीम्स और रिपोर्ट्स। ये गवर्नमेंट स्कीम्स और रिपोर्ट्स सेम है जो मैंने आपको फेज 1 के लिए बताई थी, कुछ अलग नहीं है। वहां पे मैंने बोला था 5 महीने की कर लेना, यहाँ पे मैं बोलूँगा 6 महीने की कर लेना, ठीक है। ज़्यादा टाइम है तो 6 से 8 महीने की कर लेना। रिपोर्ट्स भी 6 महीने की कर लेना, ज़्यादा टाइम है तो 9 महीने तक की कर लेना। और ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर्स भी सेम है जो मैंने आपको फेज 1 में बताए थे। तो ये आपको याद रखना है कि जितने भी करंट अफेयर्स मैंने आपको फेज 1 में बताए थे, फेज 2 में सेम करंट अफेयर्स ही पढ़ने हैं, सेम स्ट्रैटेजी से पढ़ने हैं। थोड़ा सा जो ड्यूरेशन है वो वहां पे 5 था, यहाँ पे 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने हम कर सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव में करंट पोर्शन के लिए हमें पढ़ना है, उसके लिए भी यही रिपोर्ट्स हैं जो मैंने आपको फेज 1 में बताई थी, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, सेम रिपोर्ट्स हैं जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। और एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। फाइनेंस के लिए एडिटोरियल्स कहां बताए थे, कहां बताए थे? लाइव मिंट में। इसके एडिटोरियल्स हमें पढ़ने हैं हिंदू में से, क्योंकि हिंदू में सोशल इश्यूज और इकोनॉमिक्स रिलेटेड एडिटोरियल्स आते हैं। लाइव मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स में फाइनेंस रिलेटेड ज्यादा एडिटोरियल्स आते हैं। अब ये देखिए, क्वेश्चन आया था, यूथ एम्प्लॉयमेंट पे आया था। ये क्वेश्चन रिपोर्ट में से था, ये क्वेश्चन रिपोर्ट में से था। और ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? आईएलओ ने, फेमस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, ठीक है। एग्जाम से 3 महीने पहले रिलीज हुई थी। और ये मेरे इस क्राइटेरिया के अंदर है कि हमें सारी रिपोर्ट्स पढ़नी है जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है और फेमस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की हैं। तो ये वाली रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट से। एम्प्लॉयमेंट हमारे सिलेबस में है ना? है। अगर आप देखेंगे है। और ये किसने रिलीज की थी? आईएलओ ने, जो एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो एग्जाम के लिए एक अच्छा टारगेट थी, एग्जाम में आ भी गई। ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस तरह से डिस्क्रिप्टिव में आपने एडिटोरियल्स पढ़ने हैं और हमारी रिपोर्ट्स करनी है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए देखिए 3 क्वेश्चंस आएंगे, एस्से आएगा, प्रेसी आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। एस्से जनरली 4 टॉपिक्स होते हैं जिनमें से आपको एक करना होता है। चारों टॉपिक्स अलग अलग एरियाज में से होंगे। जैसे एक टॉपिक हो सकता है आपका इकोनॉमी, फाइनेंस या मैनेजमेंट पे। जैसे इकोनॉमी पे पूछ लिया कि डीमोनेटाइजेशन के ड्रॉबैक्स बताइए। मैनेजमेंट पे पूछ लिया, मेंटल हेल्थ पे लिखिए। टेक्नोलॉजी पे पूछ लिया कि सोशल मीडिया बून है या बेन है, कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया को कैसे यूज कर सकते हैं। सोशल इश्यूज पे पूछ लिया, विमेन एम्पावरमेंट पे पूछ लिया, ड्रग अब्यूज पे पूछ लिया। एब्स्ट्रैक्ट में ऐसे ही रहता है, कुछ भी बोल देंगे, मून इज अराउंड एक्सप्लेन। इफ यू लर्न यू रिमेन यंग, इफ यू डोंट लर्न यू बिकम ओल्ड। प्रेसी रहती है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि इसी पे प्रेसी आएगी, किसी भी टॉपिक पे आ सकती है। स्पोर्ट्स पे आ सकती है, साइकोलॉजी पे आ सकती है, इकोनॉमिक पे आ सकती है, किसी पे भी आ सकती है, बट लीडिंग न्यूज़पेपर्स में से ही उठा के डाली जाती है। कॉम्प्रिहेंशन भी किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, ऐसा नहीं कि इकोनॉमी या फाइनेंस पे आएगा। स्पोर्ट्स पे आ सकता है, मेंटल हेल्थ पे आ सकता है, एनवायरनमेंट पे आ सकता है, पर लीडिंग न्यूज़पेपर में से ही रहेगा। तो ये तीनों चीज़ें रहती हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, प्रेसी की और एसे की, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। लास्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सैलरी। सैलरी की बात करें तो देखिए, सीटीसी 30-32 लाख है, अब शायद 34 लाख ही हो गया है। तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ आपको बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, फिर आपके मंथली अलाउंसेस होती हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, मेड अलाउंस हो गया, न्यूज़पेपर अलाउंस हो गया। फिर कुछ ईयरली अलाउंस होते हैं कि जैसे आपको 2 साल में एक बार लैपटॉप मिलेगा, 3 साल में एक बार फर्नीचर मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जिनको जोड़ जाड़ के ये सीटीसी बनाया जाता है कि पर ईयर एवरेज आपका 34-35 लाख के करीब बैठता है। लेकिन ये इन हैंड नहीं होता, क्योंकि अगर 34 लाख का सीटीसी लेके जाऊं तो मुझे तो 3 लाख इन हैंड मिलेगा। बट इतना इतना नहीं मिलता है। इतना क्यों नहीं मिलता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे आपका तकरीबन 15 से 17 हज़ार आपका कटेगा उसके लिए, एनपीएस के लिए।
फिर आपका टैक्स भी कटेगा 25,000 के करीब। तो 40-50 हज़ार आपका यहीं पे कट जाता है, ठीक है। और भी डिडक्शंस होती हैं थोड़ी बहुत। और जो मेजर कंपोनेंट है वो है एचआरए। अगर तो आपने आरबीआई का एकोमोडेशन ले लिया, फिर आपको एचआरए नहीं मिलेगा। आपने आरबीआई का क्वार्टर ले लिया, फिर आपको एचआरए नहीं मिलेगा, तो आपका 9 लाख रुपया यहीं पे कम हो जाता है साल का, या 75,000 रुपये महीना। लेकिन अगर आपने एचआरए नहीं लिया, फिर ये अमाउंट आपके लैंडलॉर्ड को जाएगा इन फॉर्म ऑफ लीज, अगेन आपको नहीं मिलेगा। तो उसको कई लोग इन हैंड काउंट कर लेते हैं क्योंकि लैंडलॉर्ड को ही जा रहा है। तो तब आपका जो इन हैंड है वो अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो आप अगर आप ये सोचिए कि अगर आप आरबीआई का क्वार्टर नहीं ले रहे हैं तो 2 से 2.25 लाख के बीच में आपको इन हैंड मिल जाएगा, बाकी आपके डिडक्शंस होंगे। बाकी देखिए, अब ये ज़्यादा है या कम है ये मैटर करता है आपके लाइफस्टाइल पे। बहुत लोग इसी में बहुत सेव कर लेते हैं, बहुत लोग इसी में ज़िंदगी नहीं गुजार पाते हैं अगर लेविश लाइफस्टाइल जीना हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है और आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बट अगर आप एनपीएस का ही पैसा सेव करते रहें तो ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स वो कैपिटल 7 करोड़ तक जुड़ सकता है। क्योंकि अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट 20,000 माने और 12% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न माने तो 30 साल में ये पैसा 7 करोड़ हो जाएगा। और ईपीएफ में अलग पैसा जा रहा है जो भी एक बहुत हेल्दी कॉर्पस बन जाएगा, उसमें भी 8-7.5% रिटर्न मिलता है। तो आरबीआई में देखिए फैसिलिटीज़ बहुत हैं, सैलरी ठीक है, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, बहुत लेविश तो नहीं, बट सेव करेंगे, एक मिडिल क्लास की तरह जिएंगे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा जोड़ सकते हैं घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए और रिटायरमेंट के लिए। बट अगर आपके एम्बिशंस बहुत हाई हैं, आप चाहते हैं कि आपकी 1 करोड़ की सैलरी हो, आप बहुत लेविश लाइफस्टाइल जिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, घर हो, तो आरबीआई में फास्ट ग्रोथ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे टाइम बाउंड ग्रोथ रहता है। आप चाहे जितना भी अच्छा काम करने, ग्रोथ हमेशा टाइम बाउंड रहेगा, प्रमोशन हमेशा टाइम बाउंड रहेंगे। तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है जो मैं डिस्कस करना चाहता था। सैलरी पे, पैटर्न पे, एलिजिबिलिटी पे, सिलेबस पे, डिफ़िकल्टी लेवल भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप इसके बाद चाहते हैं कि और इसमें मेहनत करनी है, इस एग्ज़ाम को देना है या रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद अगर मन बनता है कि इस एग्ज़ाम को देना है और इसके लिए मुझे असिस्टेड प्रिपरेशन चाहिए, तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो मैं दिखा सकता हूँ आपको हमारी वेबसाइट पे। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं वीडियो के। तो आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज़ पेज पे जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे मेनली गोल्ड कोर्स है विच इज़ फॉर फेज़ 1+2+ इंटरव्यू, जिसमें आप सारी एंड टू एंड प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिल्वर कोर्स इज़ मेनली फॉर फेज़ 2 एंड इंटरव्यू, इसमें आपको फेज़ 1 का मटेरियल नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स मिल जाएंगे फेज़ 1 के सिल्वर कोर्स में भी, बट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी है, क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कीजिएगा। जैसा मैंने बताया कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मिल जाएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमारी टीम एवेलुएट करके आपको फीडबैक देती है। अगर आप बैंकिंग के साथ तैयारी कर रहे हैं आरबीआई की, तो बैंक महापैक और आरबीआई है जिसमें आप बैंक्स की भी तैयारी कर सकते हैं। 6 पेपर की तैयारी कर सकते हैं आप इसमें बैंक के, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क, साथ में आरबीआई की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और बाकी एक फ्री पैक भी है विच कैन लेट यू नो द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। तो इसमें हमने कुछ फ्री कंटेंट डाल रखा है, सारे सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर एंड गाइडेंस भी दी है। तो आप इस फ्री पैक में भी एनरोल कर सकते हैं जस्ट टू बिल्ड दी ट्रस्ट, ठीक है। और एग्ज़ाम में और गाइडेंस इस फ्री पैक से ले सकते हैं। बाकी कॉम्बो कोर्सेज भी हैं, अगर आप आरबीआई के साथ और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, इरडा, नबार्ड, तो ये कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज फॉर 2 रेगुलेटरी बॉडीज़। बाकी हमारी अभी मंथ एंड सेल चल रही है in which we are offering 74% off. It's ending on 31st August. Today is the last day. Use this code August74 to avail this 74% off. Thank you. Have a nice day. Bye bye.